हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। कल तक केयर टेकर सीएम रहे नीतीश कुमार ने आज 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के नए साथी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी दूसरी बार बिहार के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद तेजस्वी ने मंच पर नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शपथ ग्रहण के दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की पत्नी और उनका परिवार राजभवन में मौजूद रहा। हालांकि लालू यादव दिल्ली में होने के चलते शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हो पाए। शपथ ग्रहण से पहले नीतीश कुमार ने लालू यादव से फोन करके बात की, राज्य के राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी दी। शपथ ग्रहण समारोह निपटाने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को चुनौतियां दी और साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीतियों के संकेत भी दे दिए। सुनिए नीतीश कुमार ने क्या कहा। लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना समय। बिहार की राजनीति में आज दो तरह की तस्वीरें देखने को मिली। पटना में एक तरफ नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दूसरी तरफ बिहार भाजपा के बड़े नेता नीतीश कुमार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। इस बीच सुशील मोदी का एक ट्वीट काफी चर्चा में रहा। ट्वीट के जरिए सुशील मोदी ने दावा किया कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे। जदयू नेताओं ने बीजेपी के मंत्रियों से कहा था कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दीजिए, मगर ऐसा हुआ नहीं। जदयू के जो समर्थक हैं वो इस बात को खारिज भी कर गए। बताया जा रहा है कि बिहार के नए कैबिनेट के विस्तार का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। गृह मंत्रालय पहले की तरह नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है। राजद के पास जाएगा स्पीकर का पद। पिछली सरकार में जदयू के पास जो मंत्रालय थे वो उनके पास ही रहेंगे, जबकि भाजपा के पास जो मंत्रालय थे उनका बंटवारा राजद और कांग्रेस के बीच होगा। दूसरी सुर्खी पर बढ़ते हैं। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आज यूपी की राजनीति भी काफ़ी चर्चा में रही। भाजपा ने यूपी में संगठन के स्तर पर काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। यूपी भाजपा के संगठन मंत्री सुनील बंसल को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अब सुनील बंसल के पास पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तेलंगाना के प्रदेश प्रभारी के रूप में भी जिम्मेदारी रहेगी। सुनील बंसल को साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी का को इंचार्ज बनाया गया था। तब से अब तक उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में उनकी भी भूमिका रही है। यूपी चुनाव के बाद से ही बंसल के केंद्र में आने की चर्चा थी। आज चर्चाएं फलीभूत हो गई, प्रमोशन फाइनली हो गया। सुनील बंसल की जगह झारखंड भाजपा के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह को अब यूपी का संगठन मंत्री बनाया गया है। झारखंड में भाजपा के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी अब कर्मवीर सिंह निभाएंगे, जो संगठन की राजनीति और शक्तियों को समझते हैं। उन्हें ये बात बखूबी समझ में आ रही होगी कि बीजेपी ने ये कितना बड़ा बदलाव किया है। वैसे भी बीजेपी जो पार्टी के अंदर जो उसके पद होते हैं, वहाँ पे जो नियुक्तियाँ होती हैं, उसको बहुत ध्यान से करती है और उसके पीछे काफ़ी लंबा अरिथमेटिक होता भी है। ऐसे ही नहीं किसी को भी कहीं बैठाया जाता। बीजेपी के खेमे से एक खबर और है। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद विधान परिषद के नए नेता के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुन लिया गया है। स्वतंत्र देव सिंह ने व्यस्तता का हवाला देकर इस्तीफा दिया है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद स्वतंत्र देव सिंह का कद केशव प्रसाद मौर्य की तुलना में कुछ छोटा होने लगा था, इसलिए उन्होंने विधान परिषद में नेता के पद से भी इस्तीफा दिया। स्वतंत्र देव सिंह यूपी सरकार में जल मंत्री हैं। पिछले महीने उन्होंने यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि जानकार कह रहे हैं कि ऐसा यूपी की पावर को चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए किया गया है। तीसरी सुर्खी, 27 अगस्त को देश के अगले चीफ जस्टिस यूयू ललित शपथ लेंगे। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा ने पहले ही उनके नाम की सिफारिश कर दी थी, जो कि स्वीकार कर ली गई है। वरीयताक्रम में अमूमन जो भी दूसरे नंबर के जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो चीफ जस्टिस बनते हैं। ये परंपरा है, लेकिन इसके अपवाद भी मिलते हैं। यूयू ललित देश के 49वें चीफ जस्टिस होंगे। हालांकि उनका कार्यकाल सिर्फ 74 दिनों का होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष है। जस्टिस यूयू ललित इस साल 8 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इसी नियम के तहत जस्टिस यूयू ललित ने जून 1983 से वकालत का करियर शुरू किया था। उन्होंने दिसंबर 1985 तक बंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। इसके बाद दिल्ली आए। अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट का दर्जा मिला। अगस्त 2014 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जस्टिस यूयू ललित के बाद सीजेआई बनने का अगला नंबर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का होगा।
जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 यानी कि पूरे 2 साल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ पहले से चीफ जस्टिस होंगे, जिनके पिता जस्टिस वाई चंद्रचूड़ भी रिकॉर्ड सालों तक चीफ जस्टिस रह चुके हैं। एक और चीज़ है, एक और फुट नोट है जस्टिस यू ललित के बारे में, वो सीजीआई बन रहे हैं। पहले ऐसे सीजीआई हैं जो सीधे बार से एलिवेट किए गए हैं। चौथी सुर्खी, गृह मंत्रालय सूत्रों के हवाले से खबर है कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी को जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा दे दी गई है। आईबी की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये सुरक्षा गौतम अडानी को दी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि गौतम अडानी को जो सुरक्षा दी गई है उसका खर्च वो खुद ही उठाएंगे। उनकी सुरक्षा में कुल 33 सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड्स अडानी के घर पर रहेंगे। स्टैटिक माने घर पे जो तैनात रहते हैं। 6 राउंड द क्लॉक पीएसओ रहेंगे, जो अंगरक्षक होते हैं, जो आपको जनरली सफारी में दिखते हैं, काले रंग की। 3 शिफ्ट में 12 आर्म्ड एस्कॉर्ट के कमांडो रहेंगे, 2 वॉचर शिफ्ट में और 3 ट्रेन ड्राइवर भी राउंड द क्लॉक मौजूद रहेंगे। इसके पहले मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को भी गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा दी थी। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी प्रतिमाह अपनी सुरक्षा में खर्च हुई रकम को संबंधित फोर्स को चुकता भी करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी को पेमेंट बेसिस पर केंद्र सरकार की वीआईपी सुरक्षा मिली है, कुछ इसी तर्ज पर गौतम अडानी को भी ये सुरक्षा दी गई है। 5वीं सुर्खी का संबंध है नूपुर शर्मा से। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। अब उनके खिलाफ तमाम एफआईआर्स को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। लंबे समय से नूपुर मांग कर रही थी कि उनके खिलाफ देश के अलग अलग सूबों में दर्ज शिकायतों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। जांच पूरी होने तक नूपुर की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। आज के फैसले में नूपुर ने जान का खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज की गई सभी एफआईआर को क्लब और ट्रांसफर करने की मांग थी, जिस पर बुधवार को यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने नूपुर को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने की अनुमति भी दे दी है। इससे पहले 19 जुलाई को ही सुनवाई में कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। छठी सुर्खी भीमा कोरेगांव मामले से जुड़ी है। एल्गार परिषद मामले में लंबे समय से जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता, कवि और लेखक वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। वैसे अभी कुछ दिनों से वो बेल पर थे। 84 साल के वरवरा राव को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत दे दी है। इससे पहले अंतरिम जमानत थी, अब जमानत हो गई। कोर्ट ने कहा था कि वो जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे, वो जेल से बाहर रहने के दौरान किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगे। इसके साथ ही जिस कोर्ट में उनका ट्रायल चल रहा है उसकी इजाजत के बिना संबंधित कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर भी नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि जमानत पूरी तरह से मेडिकल ग्राउंड्स पर दी गई है और इस मामले के अन्य आरोपियों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी किस्मत पर वरवरा राव की जजमेंट का असर नहीं पड़ेगा। वरवरा राव को 28 अगस्त 2018 को हैदराबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। वरवरा राव उन 5 लोगों में शामिल हैं जिन पर माओवादियों के साथ, प्रतिबंधित माओवादियों के साथ संबंध रखने और भीमा कोरेगांव हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं। वरवरा राव तेलुगु भाषा के कवि होने के अलावा माओवाद के समर्थक के तौर पर भी जाने जाते हैं।